गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस। स्वागत है आप सबका स्टडी आईक्यू के मध्य प्रदेश के इस चैनल पर। जी हाँ, एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं 16 फरवरी को लेकर। जी हाँ, 16 फरवरी को लेकर, और 16 फरवरी को है हमारा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दोस्तों, इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पर जो सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज की इस कड़ी में कुछ मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे जो लाइव क्लासेस के अलावा भी कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। उस लाइव क्लास के अलावा जो अलग से सीरीज हम लोगों ने प्रॉमिस करी थी, उस सीरीज का आज ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ट्राइबल पर्सनालिटी। जी हाँ, पूरे समस्त जो आपके जनजातीय व्यक्तित्व हैं, इनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो कई बार यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्राइबल पर्सनालिटी है तो वो किस ट्राइब से बिलोंग करती, कौन से ट्राइब से संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है, वो कलाकार है, वो पॉलिटिक्स में है, या फिर किसी इतिहास के घटनाक्रम से उसका संबंध है। ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम टंट्या भील का नाम ले लें, खाजिया नायक का नाम ले लें, भीमा नायक का नाम ले लें, लहरी बाई का नाम ले लें, आपका दुर्गाबाई ब्योम का नाम ले सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे आपके ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों तरह की आपके ट्राइबल पर्सनालिटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो इन ट्राइबल पर्सनालिटीज पर हम आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और ट्राइबल पर्सनालिटीज पर जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल पर्सनालिटीज डिस्कस हो सकेंगे, उतने ज़्यादा ट्राइबल पर्सनालिटीज को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ट्राइबल पर्सनालिटी। दोस्तों, ट्राइबल पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, यदि हम ट्राइबल पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जनजातीय व्यक्तित्वों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो उस पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको हम कैसे आसान बनाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक वर्गीकरण कर सकते हैं। किस प्रकार का वर्गीकरण करेंगे? वर्गीकरण जैसा कि मैंने यहां पे किया है कि ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश में हमने सबसे पहले क्या कहा, मेजर जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके मेल पर्सनालिटीज है, ठीक है, या सबसे पहले हम यहां पर गए वेमेन जो आपका फर्स्ट है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई प्रमुख महिलाएं, ठीक है, प्रमुख महिलाओं को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं। फिर वहां पर प्रमुख जनजातीय पुरुष हो सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमने क्या किया, जेंडर बेस्ड एक क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, लिंग आधारित क्लासिफिकेशन यहां पर हुआ, लिंग आधारित हमने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। इस वर्गीकरण में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वुमेन्स, ठीक है, और वो वुमेन्स जो ट्राइबल से रिलेट करती हैं और मध्य प्रदेश से जिनका संबंध है। ओके, उसके बाद दूसरे संदर्भ पे प्रमुख जनजातीय पुरुष जो हैं, मेल पर्सनालिटीज, मेल ट्राइबल पर्सनालिटी कौन सी हैं, उनको हम लोग डिस्कस करके यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है आपका, हम एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उस क्लासिफिकेशन के अंदर एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है कि हमने जैसे बात करी कि जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल वुमेन्स हैं, उन इंपॉर्टेंट ट्राइबल वुमेन्स में हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कौन सा इतिहास से संबंधित है, कौन सी महिलाएं जो हैं इतिहास के किसी घटनाक्रम, किसी घटना, किसी विषय वस्तु से संबंधित है, या फिर वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करती है, हमारी संस्कृति, हमारे कला से संबंध रखती है, या फिर वो पॉलिटिक्स से रिलेट करती है। इन सब के अलावा एक चीज और हो सकती है कि इन सब के अलावा वो किसी अन्य क्षेत्र से यदि संबंध रखती है, तो उसको क्लासिफिकेशन में हम एक अदर जो आपका पोर्शन होगा, जिसको हम अदर हेडिंग बनाकर उसको हम लोग वहां पर पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब चार आपकी चीजें बनेंगी, जिनमें एक क्या हो जाएगा, इतिहास, दूसरा आर्ट एंड कल्चर, तीसरा आपका पॉलिटिक्स, और चौथा हो जाएगा अदर्स, जिसको हम कहेंगे अन्य। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका क्या होगा, ये हम स्टार्ट करेंगे कहां से, प्रमुख महिलाओं से। प्रमुख महिलाओं में सबसे पहली ऐतिहासिक प्रसिद्ध जनजातीय महिलाएं, ऐसी जनजातीय महिलाएं जो इतिहास से संबंध रखती हैं, या ऐसी प्रमुख जनजातीय महिलाएं जो मध्य प्रदेश की हैं और इतिहास से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है किसका, सबसे पहला नाम आता है सर रानी दुर्गावती का। किसका नाम आता है, रानी दुर्गावती का। ऐसा नाम शायद इस नाम से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो या ना हो, सबने इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये वही रानी दुर्गावती हैं, ये वही रानी दुर्गावती हैं जिन्होंने अकबर के समकालीन, अकबर की सेना से लड़ाई करी थी।
तो यहां पर देखते हैं क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब रानी दुर्गावती से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, पहली चीज तो हो सकती है कि भाई कौन सी राजकुमारी थी, कहां से थी, कहां जन्म हुआ था, पिताजी का नाम क्या था, इनके पति का नाम क्या था, कहां पर विवाह हुआ, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कहानियों से जुड़े हुए फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि रानी दुर्गावती यदि हैं, तो रानी दुर्गावती का जन्म की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जन्म की यदि हम बात करते हैं, तो इनका जन्म जो आपको दिखाई देता है, इनका जन्म दिखाई देता है आपके बांदा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बांदा उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है, इनका जन्म होता है। और बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म होता है 5 अक्टूबर 1524 को। जी हाँ, 1524 में इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है रानी दुर्गावती, क्योंकि 2024 का जो समय था उसमें रानी दुर्गावती के जन्म को पूरे 500 साल हो गए, पूरे 500 ईयर कंप्लीट हुए, और पूरे 500 साल कंप्लीट होने के कारण यहां से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये चंदेल राजकुमारी थी। चंदेल, अब चंदेल कौन थे भाई, हमने पढ़ा हुआ है, हमने लाइव क्लासेस में देखा हुआ है। चंदेल जो है गुर्जर प्रतिहारों के कौन थे, सामंत थे। और उन्हीं चंदेल राजवंश के जो अंतिम शासक थे कीरत सिंह, इनका नाम कई जगह पर क्या मिला है, सालीवाहन भी मिला है, और इनको कीरत सिंह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कीरत सिंह भी कहा जाता था। तो कीरत सिंह या सालीवाहन की जो पुत्री हैं वो कौन है, रानी दुर्गावती। ठीक है, अब रानी दुर्गावती का विवाह होता है 1542 में। जी हाँ, 1542 में, 1542 में इनका विवाह होता है। और 1542 में जब इनका विवाह होता है तब इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष है। कितनी है, मात्र 18 वर्ष इनकी उम्र है। अब इनमें हम देखें तो इनके पति का नाम क्या था, दलपत शाह, जो कि कौन है, गोंड शासक है। और ये जो गोंड शासक हैं ये कोई और नहीं बल्कि संग्राम शाह का बेटा है। कौन है, संग्राम शाह के बेटे। अब आपके दिमाग में होगा सर संग्राम शाह कौन है। संघर्ष संग्राम शाह जो हैं वही कौन है, वही है आमणदास। और आमणदास को ही क्या मिली थी, उपाधि मिली थी, आमणदास को ही टाइटल मिला था, किसका, संग्राम शाह का। और यहां पर पूछा जा सकता है कि इस आमणदास का टाइटल किसने दिया था, इस आमणदास को संग्राम शाह का टाइटल किसने दिया था, तो संग्राम शाह का टाइटल दिया था आपके बहादुर शाह। किसने दिया था सर, बहादुर शाह। बहादुर शाह कहाँ का शासक था सर, बहादुर शाह जो आपके गुजरात का शासक था। ठीक है, गुजरात का शासक था। क्यों ऐसा किया था उसने, इसलिए किया था कि गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था, जब बहादुर शाह रायसेन जीतने के लिए जाता है तो रायसेन की विजय पर, रायसेन की जीत पर यहां पर हेल्प करता है कौन, आमणदास। और इस आमणदास को, इस हेल्प के कारण ही गुजरात के बहादुर शाह ने क्या कर दिया था, इसमें आपके संग्राम शाह की उपाधि दे दी थी। ठीक है, संग्राम शाह का टाइटल यहां पर क्या कर दिया था, दे दिया था। तो ये कहानी भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये कहानी भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, 1542 में विवाह हुआ, लेकिन इस विवाह में जो खुशी मिली थी वो शायद बहुत दिन तक रह नहीं पाई। ठीक है, 1550 में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दलपत शाह की। जी हाँ, गोंड शासक संग्राम शाह या आमणदास के जो बेटे हैं दलपत शाह, इनकी मृत्यु हो जाती है 1550 में। लेकिन 1550 में जब मृत्यु होती है तब उनका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम है वीर नारायण। ठीक है, क्या नाम है उनका, वीर नारायण। और वीर नारायण की संरक्षिका, ठीक है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने वाली जो है वो रानी दुर्गावती हैं। और रानी दुर्गावती संरक्षिका रहती हैं, और उसी समय वीर नारायण क्या बन जाता है, नेक्स्ट शासक बन जाता है। लेकिन वीर नारायण की जगह पर जो ओरिजिनल शासन करने वाली बनती हैं वो कौन होती हैं, वो रानी दुर्गावती होती है। और रानी दुर्गावती का शासन कब से कब तक चलता है, रानी दुर्गावती का जो शासन है वो चलता है 1550 से लेकर 1564 तक। जी हाँ, 1550 से लेकर 1564 तक का जो समय है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम 1550 टू 1564। ठीक है, 1560 से लेकर आपके 1560 से लेकर 1550 से लेकर 1564 तक। ठीक है, अब यहां पर देखने को मिलता है इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं। तो यहां पर एक बात देखने को मिली, क्या, यहां पर देखने को मिली 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। ठीक है, रानी दुर्गावती जो है अकबर के समकालीन है। ठीक है, रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन है, और अकबर के समकालीन होने के साथ साथ ये वही समय है 1542 में अकबर का भी जन्म होता है। ठीक है, 1542 में तो अकबर का जन्म होता है, और इनका जन्म 1524 में हो चुका था। ठीक है, लेकिन शासन का जो समय है वो लगभग लगभग सेम है, क्योंकि अकबर शासन करने के लिए आता है 1556 में, 1556 में। ठीक है,
और इनका समय कब से कब है? 1550 से 1564। इस बीच में वो 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करती है। ये वही बाज बहादुर है जिसकी रानी रूपमती थी, ठीक है, जिसने क्या किया था? जिसने रानी रूपमती का महल बनवाया था। कहां पर? मांडू में, ठीक है, जिसकी समाधि कहाँ है? सारंगगढ़ में, सारंगपुर में है। सारंगपुर कहाँ है सर? राजगढ़ में है। जिसको किस नाम से जाना जाता है सर? सादिक ए आसिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद 1564 में बात करें तो 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खां से युद्ध होता है, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया सर? यहां पर कहा गया कि 1564 में, ठीक है, किसमें कहा गया? आपके 1564 में, यहां पर याद रखिएगा 1564 में अकबर के सेनापति, ठीक है, अकबर के सेनापति आसफ खां से युद्ध होता है, ठीक है। आसफ खां से क्या होता है सर? यहां पर युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है। इस युद्ध में रानी पराजित होती है, लेकिन जब रानी को यह पता चलता है कि अब उनके प्राण नहीं बचेंगे तो स्वयं अपनी कटार से ही अपने आप को समाप्त कर लेती है। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? नरई नाला के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नरई नाला के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 24 जून 1564 को यह क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, ठीक है। पूछा जाएगा कि नरई नाला का युद्ध किसके बीच हुआ था? रानी दुर्गावती और आसफ खान के बीच हुआ था। आसफ खान जो अकबर का सेनापति था, उनके बीच में युद्ध देखने को मिलता है, लेकिन इस युद्ध में रानी की पराजय होती है। रानी जब ये समझती है कि अब यहां पर लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, उनके प्राण जाएंगे, ठीक है, तो उस समय वो अपने आप को समाप्त कर लेती हैं और इस युद्ध को नरई नाला के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसकी डेट है 24 जून 1564। रानी दुर्गावती ने प्रशासन के क्षेत्र में अच्छे काम किए थे, ठीक है, लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड काम किए थे। इन्होंने क्या किया था? आधार ताल, जो कि इनके दीवान आधार कायस्थ के नाम पर है, इन्होंने रानी ताल अपने नाम पर बनवाया था, ठीक है। चेरी ताल इनकी दासी थी चेरी, उसके नाम पर इन्होंने ताल बनवाए थे, उसका चेरी ताल नाम पड़ा, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा इनकी समाधि की बात करें तो समाधि बरेला में है। बरेला कहां है सर? जबलपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। जब जबलपुर में आप सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वहां पर रास्ते में आपको बरेला में क्या मिलती है? इनकी समाधि देखने को मिल जाती है, ठीक है। परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कहां पे है, लेकिन मैंने आपको बता दिया बरेला में इनकी समाधि है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर यह भी याद रखना है कि इनके नाम पर ही जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम आरटीवीबी या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। क्या बताना है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चल आगे चलते हैं। रानी दुर्गावती के बाद अगला नाम है रानी अवंतीबाई का। जी हाँ, रानी अवंतीबाई का। ये भी फेमस ट्राइबल फीमेल पर्सनालिटी है ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जब हम दूसरा नाम देख रहे हैं रानी अवंतीबाई का, रानी अवंतीबाई के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें, सबसे पहली चीज आती है जन्म कब हुआ था, ठीक है। जब हम बात करते हैं जन्म की, तो जन्म के कॉन्टेक्स्ट में जब हमको बात करनी होगी तो जन्म हुआ था 1831 में। 1831 में कहा हुआ था? सिवनी के मनखेड़ी या मनखेड़ा में इनका जन्म देखने को मिलता है। सिवनी के मनखेड़ी या मनखेड़ा में इनका जन्म होता है, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम होता है जुझार सिंह, ठीक है, जुझार सिंह। ये भी गोंड के वंशज हैं, ठीक है, जो गोंड शासक थे उन्हीं के वंशज हैं। अवंतीबाई, ठीक है। अब अवंतीबाई की जो सहायिका है वो कौन है? गिरधारी बाई। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गिरधारी बाई का संबंध किस जिले से है, तो आप बताओगे कि गिरधारी बाई जो है मंडला जिले से रिलेट करती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये अवंतीबाई की क्या है? सहायिका है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोंड शासिका है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, गोंड से रिलेट करते हैं, गोंड से रिलेट करते हैं, ठीक है। फिर रोल क्या है इनका? तो रोल जो मेनली इनका रोल दिखाई देता है वो कहां दिखाई देता है? 1857 की क्रांति में। और 1857 की क्रांति में रामगढ़ रियासत से क्या किया था इन्होंने? रामगढ़ रियासत से इन्होंने लीड किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? विक्रमजीत सिंह से विवाह किया था, ठीक है, विक्रमजीत सिंह से विवाह किया था। अब जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस 1857 की क्रांति में रानी का जो युद्ध होता है, अवंतीबाई का जो युद्ध होता है, सबसे पहली बार किससे होता है? ये वार्डन से होता है, ठीक है। वार्डन से जब लड़ाई होती है तो वार्डन से अवंतीबाई विजयी होती हैं, जीत जाती हैं। लेकिन अगला युद्ध जिसको देवहारगढ़ का युद्ध कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर? देवहारगढ़ का युद्ध, ठीक है, देवहारगढ़, ठीक है। देवहारगढ़ का जो युद्ध होता है
उसमें आप याद रखिएगा देवहारगढ़ के युद्ध में क्या होती है, रानी पराजित हो जाती है और इसी युद्ध में रानी क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है। अब पूछा जाएगा देवहारगढ़ का युद्ध कहां हुआ था, तो याद रखिएगा देवहारगढ़ के जो जंगल हैं वो आपको सिवनी में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं, सिवनी में दिखाई देते हैं। तो देवहारगढ़ के जंगल में जब ये लड़ाई हुई, देवहारगढ़ का युद्ध हुआ, इस युद्ध में रानी क्या होती है, रानी शहीद हो जाती हैं। लेकिन यहां पर जो आपसे प्रश्न बनेगा कि रानी कौन से क्षेत्र से लीड कर रही थी, रामगढ़ से, ठीक है, रामगढ़ रियासत से, ठीक है। कौन से वंश की है, गोंड वंशज है, ठीक है। रानी अवंतीबाई के कॉन्टेक्स्ट में क्या पूछा जाएगा, किससे लड़ाई हुई थी, तो वार्डन से हुई थी और वेलिंगटन से हुई थी। किस युद्ध में वो शहीद हुई, तो वेलिंगटन से जो देवहारगढ़ के जंगलों में लड़ाई हुई उसमें वो शहीद होती है, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके साथ विवाह हुआ था, विक्रमजीत सिंह के साथ विवाह हुआ था। 1831 में जन्म हुआ था, जुझार सिंह के घर पर जन्म हुआ था, सिवनी मनखेड़ा में जन्म हुआ था। और उसके साथ साथ जो और भी महत्वपूर्ण बात है वो है कि इनकी सहायिका जो है वो गिरधारी बाई थी, ठीक है। और यदि पूछा जाए झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी सहायिका कौन थी, उनकी सहायिका थी झलकारी बाई, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट चीजों में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रानी कमलापति। चलो भाई रानी कमलापति पर आते हैं। रानी कमलापति क्या कह रही है भाई, रानी कमलापति को समझते हैं। रानी कमलापति के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए, ठीक है, यदि रानी कमलापति के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो रानी कमलापति के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, ये भी कौन है, गोंड शासिका है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके जो पति हैं वो कौन है, निजाम शाह है, ठीक है। रियासत कौन सी है, सलकनपुर रियासत सीहोर जिले में आती है, ठीक है। और इनको इनके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है गिन्नौरगढ़। यहां पर देखिए फोर्ट ऑफ गिन्नौरगढ़ जो कि कहां मिलेगा, गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो मिलता है आपके रायसेन में, ठीक है। और रायसेन के जो गिन्नौरगढ़ का किला है ये आपके तोतों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर द पैरेट, तोतों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। फिर क्या कहा गया, रानी कमलापति महल। फोर्ट ऑफ रानी कमलापति कहां बनाया है, भोपाल में बनाया है। कब बनाया है, 1702 में बनाया है। और कहां बना है, भोजताल के किनारे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा भोजताल को वेटलैंड कब घोषित किया गया था। चलो भाई इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन, पूछ लिया जाएगा कि वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड डे भी आप जानते हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं जो भोजताल है यानी जो बड़ी लेक है भोपाल की, उसको वेटलैंड में, वेटलैंड मतलब रामसर साइट्स में उसको कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना है कमेंट करके, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रानी कमलापति ने राज्य के प्रबंध के लिए दोस्त मोहम्मद खान। अब ये दोस्त मोहम्मद खान कौन है भाई, दोस्त मोहम्मद खान के बारे में यदि हमको समझना हो तो जो भोपाल राज्य था, जो भोपाल रियासत थी, उस भोपाल रियासत का संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान ही था। और इसी दोस्त मोहम्मद खान के साथ संधि करी थी किसने, रानी कमलापति ने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं जो अलग से मैंने लिख दी थी एडिशनल। कभी पूछ लिया आपसे कि भाई भोपाल की बेगमें कौन कौन सी थी, तो कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, यही इनका क्रम भी है, यही इनका क्रम है। तो भोपाल रियासत का जो संस्थापक था वो दोस्त मोहम्मद खान था। भोपाल में 4 बेगमों ने शासन किया था जिनका नाम कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम था। और उसके साथ साथ भोपाल रियासत की बेगमों के अलावा यहां पर यह भी याद रखिएगा कि जून 1949 में भोपाल रियासत का विलय भारत संघ के साथ कर दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर रानी कमलापति, अब रानी कमलापति के बारे में आप महत्वपूर्ण चीज जानते हैं कि रानी कमलापति के नाम पर ही जो पहले स्टेशन हबीबगंज के नाम पर हुआ करता था, उस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगला नाम। अब यहां पर हमने देखा इतिहास से संबंधित 3 नाम हमने देखे, कौन कौन से देखे, एक हमने देखा कौन सा, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी कमलापति, एक और नाम यदि आप जोड़ दें तो गिरधारी बाई का नाम भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं आगे और अब जो हम देखेंगे वो होंगी ट्राइबल पर्सनैलिटी रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जो कला एवं संस्कृति से रिलेट करेंगी। तो कला और संस्कृति से रिलेट करने वाली महिलाओं में पहला नाम आपको देखने को मिलता है किसका, पहला नाम आपको देखने को मिलता है आपके भूरी बाई का। चलो भाई कला एवं संस्कृति से संबंधित जनजातीय महिलाओं में द ट्राइबल वुमेन्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी याद रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी महिलाएं पढ़ेंगे पूरे भारत में, नहीं, अभी हम मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन ऑफ मध्य प्रदेश who are related to the tribal who are related to the culture and the art,
ठीक है, जो आपके कल्चर और आर्ट या आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करती है। पहला नाम है आपका भूरीबाई। भूरीबाई का संबंध किस जनजाति से पूछा जाएगा, आप बताओगे भील जनजाति से। ठीक है, भूरीबाई का संबंध किस जिले से है, आप बताओगे झाबुआ से। ठीक है, झाबुआ में कहां से है सर, पिटोला गांव है। ठीक है, पिटोला गांव है। और ये कौन है, ये पिथौरा चित्रकार है। अब आपसे यहां पर ही बन गया कि पिथौरा चित्रकार सामान्यतः किस जनजाति की चित्रकला है, पिथौरा जो चित्रकला है सामान्यतः भील जाति की चित्रकला है। ठीक है, भील जनजाति के लोग ही इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, और जो चित्र बनाने वाले लोग होते हैं उनको लिखंदरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, लिखंदरा कहा जाता है। और ये लिखंदरा बनाने या पिथौरा बनाने वाले, जो चित्र बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको लिखंदरा कहते हैं। और ये जो पहला चित्र बनाते हैं, पहला चित्र जो बनता है पिथौरा चित्रकला में, उसको क्या कहा जाता है सर, उसको घोड़े का चित्र बनाया जाता है सबसे पहले। और ये घोड़े का चित्र भगवान को समर्पित किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं सबसे पहले तो हम सामान्यतः पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है, यहां पर भी एक तरह से मान लीजिए कि जैसे वो पहला चित्र बनाते हैं, लिखंदरा जो होते हैं, जिनको कहा जाता है, जो चित्र बनाने वाले लोग होते हैं, जब वो पहला चित्र बनाते हैं तो पहला चित्र सामान्यतः घोड़े का बनाते हैं। और ये जो पहला चित्र बनता है, इस चित्र को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर यह है कि जो 2021 है, 2021 में भूरीबाई को क्या किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भूरीबाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यह भी यहां पर आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो भूरीबाई के कॉन्टेक्स्ट में झाबुआ, पिथौरा, ठीक है, उसके अलावा पिटोला गांव, और उसके अलावा लास्ट में 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अगला नाम है आपके दुर्गाबाई व्याम का। चलो भाई, दुर्गाबाई व्याम पूछी जा चुकी। दुर्गाबाई व्याम का जो संबंध है वो गोंड जनजाति से। पहला क्वेश्चन यही होता है कि कौन सी जनजाति से रिलेट करती है। ठीक है, कौन सी जनजाति से, गोंड जनजाति से। ठीक है, गोंड ट्राइब से रिलेट करती है। गोंड ट्राइब से रिलेट करने के साथ साथ कौन से गांव से, डिंडौरी गांव से, सॉरी कौन से जिले से, डिंडौरी। ठीक है, कौन सी कला, तो याद रखिएगा डिगना कला। ठीक है, डिगना आर्ट, डिगना आर्ट से रिलेट करती है। अब हो सकता है ऐसा भी पूछ ले कि डिगना आर्ट कौन सी जनजाति से रिलेट करता है। ठीक है, तो डिगना आर्ट कौन सी जनजाति से रिलेट करेगा भाई, आपकी गोंड जनजाति से। ठीक है, मैंने बताया पिथौरा किससे रिलेट करेगा, भील जनजाति से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहे हैं, है ना। अब हो सकता है पैटर्न ही बदल जाए, अचानक से तो मैं नहीं कह सकता हूं, नहीं तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अचानक से कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन 1% या 1% में भी 1% हम कह सकते हैं कि चांसेस होते हैं। वो क्या कर सकते हैं हम नहीं कह सकते। ठीक है, वो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो पूरी तरीके से स्वायत्त है, ऑटोनोमस है। पेपर का सिलेबस तय करना, ठीक है, सिलेबस में पेपर की डेट तय करना, हर चीज के लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, फिलहाल यहां पर हम देखें तो अगला नाम है जोधैयाबाई बैगा का। जोधैयाबाई बैगा के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो बैगा जनजाति से रिलेट करती है। ठीक है, उमरिया जिले से संबंधित है। और उमरिया जिले में भी याद रखिएगा लोरहा गांव। ठीक है, उमरिया जिलों में भी लोरहा गांव है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पास ही छोटा सा गांव है लोरहा गांव, वहां से रिलेट करती है। ठीक है, बैगा चित्रकला से संबंधित है। 2023 में इनको क्या किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही में 2024 में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। साथ ही इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैंने यहां पर एक फैक्ट मिस किया है, 2022 में क्या किया गया था, तो पद्मश्री दिया गया था किसको, दुर्गाबाई व्याम को। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस पर है, कौन से जिले से संबंधित है, ठीक है, कौन से आर्ट से रिलेटेड है और कौन सी जनजाति से संबंधित है, ये प्रश्न यहां पर आपसे बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये 3 नाम आपको कला एवं संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में याद रखने हैं। आगे चले तो राजनीति से संबंधित। ठीक है, राजनीति से संबंधित महिलाओं की यदि हम बात करें तो पहला नाम आता है जमुना देवी का। ठीक है, पहला नाम आता है आपके जमुना देवी का। अब जमुना देवी में जो नाम है, ठीक है, जमुना देवी कहां से हैं भाई, धार से हैं। ठीक है, जमुना देवी कहां से हैं, धार से। ठीक है, धार में इनका सबसे महत्वपूर्ण जो इनको याद रखा जाता है, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री 1993 में, 1993 में कौन था मुख्यमंत्री, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 1993 से लेकर और 2003 तक कौन रहता है, दिग्विजय सिंह रहते हैं।
कांग्रेस की सरकार होती है और उसी टाइम पर 1993 में पहली बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था आपके किसको, आपके जमुना देवी को, ठीक है, जमुना देवी को। और इनको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, बुआ जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बुआ जी के नाम से जाना जाता, बुआ जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष, अब जब 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई, उमा भारती क्या बन के आई, उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, कहां की, मध्य प्रदेश की। और जब उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उसी टाइम पर जब कांग्रेस विपक्ष में आई तो पहली बार महिला नेता प्रतिपक्ष बनाया गया आपके जमुना देवी को। तो जमुना देवी के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें, बुआ जी के नाम से जाना जाता है, धार से संबंधित है, और उसके अलावा पहली महिला उप मुख्यमंत्री और पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनाई जाती हैं। ये दोनों तीनों फैक्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जनजातियों के कॉन्टेक्स्ट, मध्य प्रदेश के महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ और चीजें पढ़नी है, तो आप इन नामों को देख सकते हैं, इन नामों के बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है, कि भाई वर्तमान जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन कैबिनेट मिनिस्टर्स में कौन कौन सी महिला मंत्री हैं, ये आपका काम है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान कैबिनेट में, करंट कैबिनेट में कितनी महिला मंत्री हैं और उनके नाम और उनके मंत्रालय, ये आपको कमेंट करके नीचे मुझे बताना है, ठीक है। सुमित्रा महाजन ताई जी के नाम से जाना जाता है। सुषमा स्वराज आपको सबको पता है, भारत की विदेश मंत्री भी रही हैं। उमा भारती जी पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, और भारत की मंत्रिपरिषद में महिलाएं, कम से कम ये फैक्ट आपको देख के जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, ये फैक्ट आपको एग्जाम में देख के जाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला जो सब टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अब यहां पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरुष जनजातीय व्यक्तित्व। चलिए भाई, अब हमने महिलाओं की बात कर ली, ठीक है, महिलाओं की बात हम लोगों ने करी, महिलाओं को हमने प्राथमिकता दी। अब प्राथमिकता के बाद हम आते हैं पुरुषों की तरफ। पुरुषों की तरफ जब हम आते हैं तो यहां पर देखते हैं, यहां पर भी हमारा वही क्लासिफिकेशन होगा। सबसे पहले किससे रिलेटेड, इतिहास से संबंधित, फिर कला एवं संस्कृति से संबंधित, और फिर जो आपके राजनीति से संबंधित होंगे उनकी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहां पर देखें यदि हम कि इतिहास से संबंधित, तो इतिहास से संबंधित में पहला नाम आता है टंट्या भील का, ठीक है, पहला नाम क्या आता है, टंट्या भील का। अब टंट्या भील पर जब हम बात करते हैं, हम किस पर बात करते हैं, टंट्या भील पर बात करते हैं, तो टंट्या भील पर, ठीक है, टंट्या भील के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या याद होना चाहिए भाई, इनका जन्म हुआ था 1840 में, ठीक है, कहां हुआ था, खंडवा, ठीक है, खंडवा में कहां, बीरी ग्राम में, ठीक है, खंडवा के बीरी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है भाई। रोल क्या था भाई, 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। उसके अलावा भारतीयों का रॉबिन हुड कहा जाता है, ठीक है, भारतीयों का रॉबिन हुड कहा जाता है, ठीक है। और 4 दिसंबर 1889 को इनको क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, ठीक है, 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दे दी जाती है। क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है, बाद में पकड़ा जाता है, और पकड़े जाने के बाद 1889 में 1889 में इनको फांसी दे दी जाती है, और 4 दिसंबर को इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 4 दिसंबर को इनका बलिदान दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो 4 दिसंबर 1889 को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। उसके अलावा इनकी जो समाधि है वो समाधि कहाँ है सर, पाताल पानी इंदौर में, ठीक है, पाताल पानी इंदौर में इनकी समाधि है। इंदौर में एक चौराहा है, ठीक है, भंवर कुआं, जिसका नाम टंट्या मामा चौराहा कर दिया गया है, ठीक है, ये भी आप बताओगे, ठीक है। उसके अलावा निमाड़ से 1857 में नेता थे, ये भी ठीक है, ठीक है। इनका जो मूल नाम है वो एग्जाम में पीएससी पूछ चुका है, टंटिया या टुंड्रा, ठीक है। उन्होंने दोनों ही ऑप्शन, पहले तो टुंड्रा माना था, बाद में फिर उन्होंने दोनों ऑप्शन मान लिए थे, टांटिया, और टांटिया के साथ साथ टुंड्रा इनका मूल नाम था, ठीक है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो राजनीति से सबसे पहले आपके इतिहास से संबंधित में टंट्या भील, जन्म बता दिया आपने, 1857 की क्रांति में कहां से लीड कर रहे थे, निमाड़ के क्षेत्र से लीड कर रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा रोल क्या था, 1857 की क्रांति में रोल था, विद्रोह किया था उन्होंने। उसके अलावा इनको भारतीयों का रॉबिन हुड कहा जाता है। बलिदान कब हुआ था ये भी आपने बता दिया, समाधि कहाँ है ये भी आपने बता दिया, लगभग सारी चीजें हो गई हैं। इसके अलावा यहां पर एक याद रखिएगा जो पिछले बार पूछा गया था एग्जाम में, 6
6 सितंबर 2022 को टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत भी की गई है। ठीक है, इनके नाम पर आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को की गई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला नाम देखते हैं भीमा नायक का। चलो भाई, भीमा नायक जी क्या कह रहे हैं, भीमा नायक जी क्या कह रहे हैं। भीमा नायक के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो भीमा नायक के कॉन्टेक्स्ट में पहली बात क्या निकल कर आती है कि भाई इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं सर, ठीक है, तो जन्म हुआ था 1840 में बड़वानी रियासत में। अब समझिएगा, पिछली बार, ठीक है, ये सबको पता होता है कि बड़वानी, पिछली बार जब ये एग्जामिनेशन में प्रश्न आया था 2022 में शायद, ठीक है, तो वहां पर बड़वानी जिले की जगह पर इन्होंने लिख दिया बड़वानी रियासत। ठीक है, और बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि भाई बड़वानी जिला तो हमने पढ़ा था लेकिन बड़वानी रियासत शायद अलग होगी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी कर दिया। तो याद रखिएगा, जन्म 1840 में बड़वानी रियासत में। ग्राम कौन सा था, गांव कौन सा था भाई, पंचमोहली गांव। ठीक है, उसके अलावा रोल क्या था, 1857 की क्रांति में, द रिवोल्ट ऑफ 1857 में सेंधवा, सेंधवा से क्या किया था, विद्रोह किया था। और पूछा जाएगा सर सेंधवा कहां है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, सेंधवा कहां है, तो सेंधवा आपको कहां मिलेगा, आपके बड़वानी में दिखाई देगा। ठीक है, बड़वानी में आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे इनको क्या कहा जाता है, निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। तो टंट्या भील, भील भी मतलब भा से भील और भा से भारत, तो भारत का रॉबिनहुड कौन, टंट्या भील, और निमाड़ का रॉबिनहुड कौन, निमाड़ का रॉबिनहुड आपके भीमा नायक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। इनको क्या किया जाता है, पोर्ट ब्लेयर भेज दिया जाता है पकड़कर, और पोर्ट ब्लेयर में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है कि आखिर आपके पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या किया गया है। आप बताओगे कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, चलो अब यहां पर अगला नाम आता है खाज्या नायक का। अगला नाम क्या है, खाज्या नायक का। अब खाज्या नायक का जो जन्म हो रहा है वो कहां हो रहा है, 1830 में। ठीक है, 1830 में। इन्होंने भी निमाड़ के क्षेत्र से क्या किया था, निमाड़ के क्षेत्र से क्रांति में भीमा नायक का सहयोग किया था। दरअसल होता यह है कि जो खाज्या नायक होते हैं वो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश अधिकारियों के साथ नौकरी पर होते हैं। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स की नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण इनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। उसके बाद ये नौकरी छोड़कर 1857 की क्रांति में भीमा नायक के सहयोगी बन जाते हैं। और जब भीमा नायक के सहयोगी बनते हैं तो इनको भी कहा जाता है कि इन्होंने भी निमाड़ से आपके 1857 की क्रांति में रोल प्ले किया था। ठीक है, मतलब यहां पर इन्होंने भी कुछ ना कुछ कह सकते हैं भूमिका निभाई थी। और उसके कॉन्टेक्स्ट में यहां पर क्या किया था, इससे कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है, इन कर्नल आउटरम द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। 1857 की क्रांति के दौरान कर्नल आउटरम के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भीमा नायक, खाज्या नायक और टंट्या भील तीनों ही निमाड़ के क्षेत्र से हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की। चलो भाई, शंकर शाह और रघुनाथ शाह की बात करते हैं तो जो गोंड शासक थे जिनमें हमने पढ़ा था आमन दास, उसी आमन दास में आपने देखा संग्राम शाह। ठीक है, उसके अलावा वहीं पर आपने देखा था रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती, दलपत शाह, ये सब वहीं से। और उन्हीं में एक नाम है किसका, शंकर शाह और रघुनाथ शाह का, जो इन्हीं के वंशज हैं। ठीक है, जो इन्हीं की आपके एक तरह से वंशावली में आपको देखने को मिलेंगे। और शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो हैं ये कहां से हैं, गढ़मंडला से, गोंड रियासत में गढ़मंडला से क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जबलपुर के क्षेत्र से। रोल क्या है, 1857 की क्रांति में विद्रोह के नेता हैं। इनका बलिदान दिवस होता है 18 सितंबर को। क्यों भाई, क्योंकि इनको 1857 की क्रांति के दौरान पकड़कर और तोप के मुहाने पर बैठाकर उड़ा दिया गया था। ठीक है, मतलब तोप के मुंह में बांधकर इनको क्या कर दिया गया था, उड़ा दिया गया था। ठीक है, तो 18 सितंबर, ठीक है, 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आपके शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और 2022 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 2022 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले पर्सनालिटी की बात करते हैं।
अगली पर्सनालिटी है सीताराम कंवर। ठीक है, सीताराम कंवर, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सीताराम कंवर कौन सी जनजाति से थे। तो सीताराम कंवर का संबंध भिलाला जनजाति से। भिलाला जनजाति कौन सी जनजाति की उप जनजाति है? भिलाला जनजाति भील जनजाति की उप जनजाति है, और भील जनजाति की सबसे बड़ी उप जनजाति है। यानी भिलाला इज अ सब ट्राइब ऑफ भील ट्राइब्स एंड भिलाला इज अ लार्जेस्ट सब ट्राइब ऑफ भील। ठीक है, अब भारत के मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाएगी, ये भी क्लियर है। और पश्चिमी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बड़वानी। तो बड़वानी जिले से संबंध रखते हैं कौन? सीताराम कंवर। इनका भी संबंध 1857 की क्रांति में भागीदारी से है। ठीक है, और याद रखिएगा इनको सहायता मिली थी कहां से? इनको सहायता मिली थी इंदौर की होलकर रियासत से। ठीक है, इंदौर की होलकर रियासत से। अब एक चीज यहीं पर और दिमाग में यदि रखना हो कि आपके होलकर रियासत में उस समय राजा कौन था? जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय आपके होलकर रियासत का राजा कौन था? याद रखिएगा तुकोजी राव होलकर द्वितीय। जी हाँ, तुकोजी राव होलकर द्वितीय जो था वो होलकर रियासत का शासक था ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द रूलर ऑफ सिंधिया रियासत ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1857? कौन था? जयाजीराव सिंधिया। वही जयाजीराव सिंधिया जब ग्वालियर पर तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई का आक्रमण होता है उस समय वो ग्वालियर के किले को छोड़कर आगरा भाग जाता है अपने सेनापति मानिक राव के साथ, सॉरी दिनकर राव के साथ। तो दिनकर राव के साथ आगरा भागने वाला जो शासक था वही था जयाजीराव सिंधिया, और सिंधिया का जो रियासत था उन्हीं के अधीन थी उस समय। ठीक है, और उन्हीं का एक खजांची था, उन्हीं का जो कैशियर था। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा उसका नाम क्या था। ठीक है, जिसने महारानी लक्ष्मीबाई को क्या कर दिया था? खजाना दे दिया था। ठीक है, पूरे ग्वालियर के खजाने को खोल दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं भील एवं भिलाला जनजातियों को संगठित किया था, ऑर्गेनाइज किया था। किसने ऑर्गेनाइज किया था? आपके सीताराम कंवर ने। ठीक है, तो सीताराम कंवर का पूछा जाएगा किससे संबंधित है? कौन से जिले से? बड़वानी से। कौन सी जनजाति से है? भिलाला जनजाति से। भील और भिलाला जनजाति को क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, उनको कह सकते हैं विद्रोह के लिए ऑर्गेनाइज किया था, और इनको इंदौर की होलकर रियासत की सहायता भी मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नाम है बादल भोई का। जब हम बादल भोई की बात करते हैं, जब भी कभी आपको भोई दिखे, जब भी कभी आपको भोई दिखे, भोई मतलब छिंदवाड़ा। ठीक है, भोई का मतलब छिंदवाड़ा नहीं, लेकिन भोई जो समुदाय है वो छिंदवाड़ा में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो भोई छिंदवाड़ा, बादल भोई जो है इनका जन्म 1845 में कहां हुआ था? छिंदवाड़ा में हुआ था। इनको याद रखिएगा, इनके नाम पर संग्रहालय की स्थापना छिंदवाड़ा में की गई है, जिसको क्या कहा जाता है? आदिवासी संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासी संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, और ये संग्रहालय की स्थापना 1954 में की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। 1954 में की गई थी, ये भी आपको दिमाग में रखना है। 1954 में आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां पर यदि पूछा जाए आदिवासी संग्रहालय, तो आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए जनजातीय संग्रहालय, तो जनजातीय संग्रहालय कहां दिखाई देगा? भोपाल में दिखाई देगा। अब हम कहेंगे सर लगभग एक ही तो है, एक ही है, मान सकते हैं आदिवासियों को ही जनजातियां कहा गया, लेकिन अंतर है। जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है, आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है, और जो आदिवासी संग्रहालय इसी को बादल भोई संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया? अगला नाम है रघुनाथ सिंह भिलाला। जी हाँ, रघुनाथ सिंह भिलाला। रघुनाथ सिंह भिलाला का संबंध भी कहां से दिखाई देगा? भिलाला जनजाति से संबंध है। ठीक है, किससे रिलेट करते हैं? भिलाला ट्राइब से रिलेट करते हैं। अब भिलाला ट्राइब से रिलेट करने के साथ साथ यहां पर याद रखिएगा जो सीताराम कंवर थे, ठीक है, जो सीताराम कंवर थे उन्हीं के कह सकते हैं कि एक ग्रुप से थे। और जब आपके सीताराम कंवर की मृत्यु होती है तो सीताराम कंवर की मृत्यु के बाद उनके जो पूरा ग्रुप होता है, उन ग्रुप का लीडर कौन बनता है? उस ग्रुप का लीडर बन जाते हैं आपके रघुनाथ सिंह भिलाला। ठीक है, रघुनाथ सिंह भिलाला क्या बन जाते हैं? उसके लीडर आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा भिलाला जनजाति से रिलेट करते हैं, पहली चीज बता दोगे। ठीक है, रघुनाथ सिंह भिलाला सीताराम कंवर के बाद आपके उस भील ग्रुप के जहां से रघुनाथ सिंह थे उसके क्या बन जा जो जहां से आपके सीताराम कंवर थे उस ग्रुप के लीडर बनते हुए दिखाई आपको देंगे।
ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है गंजन सिंह कोरकू का। चलो भाई, गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू का संबंध जो है वो कहां से है? वो कोरकू जनजाति से। पहली चीज, कौन सी जनजाति से? कोरकू जनजाति से। ठीक है। कौन से जिले से संबंध रखते हैं? बैतूल में। बैतूल में कहां से सर? घोड़ा डोंगरी से। चलो भाई, अब बैतूल में जो घोड़ा डोंगरी में जो क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। ठीक है, बैतूल के घोड़ा डोंगरी में जो विद्रोह हुआ था वो सीडीएम का पार्ट था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का पार्ट था। और दरअसल वो घोड़ा डोंगरी का घोड़ा डोंगरी का विद्रोह नहीं था, दरअसल वो आंदोलन था जिसको जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो बैतूल का जंगल सत्याग्रह था उसका घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि घोड़ा डोंगरी में हुआ था, बैतूल में हुआ था। ठीक है, जिसके नेता कौन थे? गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, अब यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग के रूप में जंगल सत्याग्रह जो था वही क्या कहलाया था? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। मतलब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका प्रसार जो मध्य प्रदेश में हुआ था उसको हम जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पनपटा में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा आपके बैतूल में हुआ था, घोड़ा डोंगरी में। टुरिया जंगल सत्याग्रह भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आपने टुरिया जंगल सत्याग्रह भी नाम सुना होगा। ठीक है, उसके अलावा इनके जो साथी थे उन साथी का नाम क्या था? बंजारी सिंह कोरकू। क्या नाम था सर? बंजारी सिंह कोरकू इनका नाम था। ठीक है, क्या नाम था? बंजारी सिंह कोरकू। तो गंजन सिंह कोरकू बैतूल याद रखना है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट याद रखना है, बैतूल याद रखना है, घोड़ा डोंगरी याद रखना है। ठीक है, और कौन सी जनजाति से? तो कोरकू जनजाति से थे, ये भी आपको याद रखना है। अगली पर्सनालिटी जो है वो है फेमस ट्रैवल पर्सनालिटी रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। अभी तक जो हमने देखी वो किस में देखी? इतिहास में देखी। अब हम यहां पर देख रहे हैं आपके आर्ट एंड कल्चर पर। आर्ट एंड कल्चर पर जो पहला नाम मिलता है वो मिलता है पेमा फत्या का। किसका नाम मिलता है? पेमा फत्या का नाम यहां पर दिखाई देता है। जब हम पेमा फत्या की बात करते हैं तो पेमा फत्या में पहली चीज निकल कर आती है, कौन सी जनजाति से है? तो भील जनजाति से है। कौन सी चित्रकला से संबंधित है? पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। पीछे आप देख चुके हो भूरीबाई को, भूरीबाई भी पिथौरा चित्रकला से रिलेटेड थी। ठीक है, चित्र बनाने वालों को क्या कहा जाता है? लिखंदरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? आपका लिखंदरा कहा जाता है। ठीक है भाई, और 2017 में इनको क्या किया गया है? तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है, और 2020 में इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब पेमा फत्या के कॉन्टेक्स्ट में कभी मान लीजिए आ जाए, क्या आ जाए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पहला स्टेटमेंट लिख दिया जाए, पेमा फत्या इज रिलेटेड टू पिथौरा पेंटिंग। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पेमा फत्या इज रिलेटेड टू भील ट्राइब्स। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, और लास्ट वाला पूछ दे कि भाई इनको इनके अचीवमेंट्स के लिए पद्मश्री दिया गया था, तो आप उस टाइम पे क्या सोचोगे कि इतने बड़े चित्रकार हैं, जब भूरीबाई को मिला था तो इनको भी मिला होगा, लेकिन इनको नहीं मिला था, ये बात याद रखिएगा। पेमा फत्या को पद्मश्री नहीं मिला था। ठीक है, हम कई बार क्या सोचते हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है तो ये वाला अवार्ड तो मिला ही होगा, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम, अगला नाम क्या है? जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम की जो कला है, जो पेंटिंग है, वो जनगढ़ कलाम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वो किसके नाम से जानी जाती है? जनगढ़ कलाम के नाम से जानी जाती है। अब ये जो जनगढ़ कलाम के नाम से जाने वाली कला है वो कौन सी जनजाति से रिलेट करते हैं? पहली चीज तो ये याद रखिए, तो जनगढ़ सिंह श्याम गोंड ट्राइब से रिलेट करते हैं। ठीक है भाई, डिंडौरी में एक गांव है पाटनगढ़। डिंडौरी में एक गांव है पाटनगढ़। ठीक है, और डिंडौरी में जो गांव है पाटनगढ़ उसको चित्रकारों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? चित्रकारों का गांव कहा जाता है। और यहां से बहुत सारे चित्रकार हुए हैं। ठीक है, यहां से बहुत सारे चित्रकार हुए हैं, कई तो इनसे रिलेटेड ही हैं, इनकी फैमिली के मेंबर भी हैं। ठीक है, और ये पाटनगढ़ गांव कहाँ है? कौन से जिले में है? डिंडौरी में। ठीक है, ये कौन सी चित्रकला है? गोंडी चित्रकला है, गोंडी पेंटिंग से रिलेट करते हैं। इन्होंने क्या करा था? आत्महत्या कर ली थी 2001 में। 2001 में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इनके जो फैमिली से ही रिलेट करने वाले भज्जू सिंह श्याम हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी कहा जाता है उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, और इनके चित्र इनके जो बनाए हुए चित्र हैं वो कहां कहां पर मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कुछ कुछ चीजें मैं जब जानबूझ के यहां पर क्या कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन में रख के आपको एक होमवर्क टाइप से दे रहा हूं कि भाई वो चीज यदि आप एक बार पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए आपकी होगी।
कई बार ऐसा होता है, हम जो चीजें बताते हैं, हम जो चीजें बोलते हैं वो कम याद रहती है, लेकिन कोई चीज यदि आपने खुद से रिसर्च करके पढ़ी है वो आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया है विधान भवन में चित्र लगा हुआ है और कहां पर इनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये आपको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे का। चलो भाई, अर्जुन सिंह धुर्वे की जब हम बात करते हैं तो ये बैगा ट्राइब से, किससे हैं, बैगा ट्राइब से रिलेट करते हैं। कौन से जिले से हैं, मंडला जिले से हैं। 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 2022 में ही आपने देखा था पीछे अभी दुर्गाबाई व्योम को भी मिला था। कब मिला था, 2022 में। ठीक है, और ये परधौनी नृत्य से संबंधित है। अब आप कहोगे सर परधौनी नृत्य क्या है, तो परधौनी नृत्य की जब हम बात करते हैं तो परधौनी नृत्य बैगा जनजाति का नृत्य है। बैगा जनजाति के नृत्यों की यदि बात करोगे आप, ठीक है, तो आप यहां पर याद रखिएगा ददरिया, ठीक है, परधौनी, ठीक है, अटारी, उसके अलावा दशहरा, और उसके अलावा कर्मा नृत्य करते हुए भी दिखाई देते हैं बैगा। कर्मा नृत्य को नृत्यों का राजा कहा जाता है, जो कि एक क्या है, ग्रुप डांस है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कर्मा के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कर्मा गोंड जनजाति भी करती है और बैगा जनजाति भी करती है, तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। ठीक है, बैगा जनजाति के कॉन्टेक्स्ट में जो परधौनी नृत्य होता है, ये परधौनी नृत्य सामान्यतः जब बारात की अगवानी होती है, बारात आप जानते हैं, बारात जब पहुंचती है तो बारात को डायरेक्ट घर पर नहीं ले जाया जाता है। बारात घर पर जाने से पहले एक जगह पर रुकती है जिसको जनवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनवास कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में ग्रामीण क्षेत्र में जनमास कह देते हैं। ठीक है, जबकि होता क्या है, जनवास होता है, और जनवास में लोग रुकते हैं, और जनवास के बाद फिर वहां से बारात घर की तरफ चलती है। तो जब बारात जनवास से घर की तरफ जाती है, उसके आगे आगे जो नृत्य किया जाता है उसको अगवानी कहा जाता है, और वो उस अगवानी करते हुए में भी वर्धौनी नृत्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसी टाइम पर कौन सा नृत्य देखने को मिलेगा, परधौनी नृत्य आपको देखने को मिलेगा। बिलमा नृत्य भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी बात हम और आगे कभी, जब हम आगे आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे वहां पर हम लोग आपसे बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे अर्जुन सिंह धुर्वे के बाद अब हम यहां पर कहां पहुंच रहे हैं, फेमस ट्राइबल पर्सनालिटी ऑफ मध्य प्रदेश रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से रिलेट करने वाली जो मेल ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं उनकी बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, द ट्राइबल मेल पर्सनालिटी रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश। फर्स्ट नेम जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है राजा नरेश चंद्र सिंह का। किसका नाम दिखाई देता है, राजा नरेश चंद्र सिंह का। राजा नरेश चंद्र सिंह की जब हम बात करते हैं तो जो गोविंद नारायण सिंह होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, और गोविंद नारायण सिंह के इस्तीफा देने के बाद ही नरेश चंद्र सिंह जो है वो सीएम बनते हैं। तो नरेश चंद्र सिंह जो हैं वो जनजाति हैं और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। ठीक है, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जो ज्यादा दिन नहीं, लगभग 12 दिन मुख्यमंत्री रहते हैं। 13 मार्च 1969 से लेकर 25 मार्च 1969 तक नरेश चंद्र सिंह कहां से हैं, आपके सारंगगढ़ रियासत से। कहां से हैं सर, सारंगगढ़, सारंगगढ़ प्रिंसली स्टेट से, सारंगगढ़ प्रिंसली स्टेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सारंगगढ़ प्रिंसली स्टेट वर्तमान में कहां है, तो वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगी, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो राजा नरेश चंद्र सिंह पहले आदिवासी मुख्यमंत्री 1969 में सीएम बनते हैं। 13 मार्च 1969 से लेकर 25 मार्च 1969 तक ये शासन करते हैं। ठीक है, और सारंगगढ़ रियासत से संबंध रखने वाले ये राजा हैं। सारंगगढ़ रियासत जो है वो कहाँ थी, छत्तीसगढ़ से संबंधित थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छत्तीसगढ़ आप सब जानते हैं 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से को पूरी तरीके से अलग करके छत्तीसगढ़ नाम का राज्य बना दिया गया था, जो भारतीय संघ का 26वां राज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है वो अगला नाम है आपका अदर पर्सनालिटीज में। तो अदर पर्सनालिटीज में आपको नाम दिखाई देता है कौन सा, अदर पर्सनालिटीज में आपको नाम दिखाई देता है आपके ठक्कर बापा का। ठीक है, किसका नाम दिखाई देता है, आपके ठक्कर बापा का नाम आपको दिखाई देता है। ठीक है, किसका नाम दिखाई देगा, ठक्कर बापा का। तो ठक्कर बापा के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करोगे आप तो ठक्कर बापा में आपको कौन दिखाई देगा, यहां पर यदि हम बात करें थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, तो पहले हम ट्राइबल पर्सनालिटी की बात जब हम कर रहे थे तो यहां पर थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर लें यदि, तो यहां पर हमने कहां तक बात करी है, यहां तक हम लोगों ने बात करी है। ठीक है, इसको उठा के थोड़ा सा हम लोग कहां ले जाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो यहां पर है ट्राइबल पर्सनालिटी अभी और आपको दिखाई देंगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए,
यहां पर हम देख रहे हैं दूसरा नाम जो पॉलिटिक्स रिलेट करने वाला नाम है, वो नाम है दिलीप सिंह भूरिया। चलो भाई, दिलीप सिंह भूरिया की बात कर लीजिए। दिलीप सिंह भूरिया की कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो दिलीप सिंह भूरिया का जन्म कहां हुआ था सर? झाबुआ में हुआ था। कहां हुआ था? झाबुआ में हुआ था। और दिलीप सिंह भूरिया समिति का संबंध किससे है? आपको याद रखना है, तेंदुपत्ता समिति से। ठीक है, तेंदुपत्ता समिति से संबंध है दिलीप सिंह भूरिया समिति का। उसके अलावा ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 338 ए में ये क्या होता है? बना था। ठीक है, पहले आप सब जानते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST ये दोनों साथ में थे। ठीक है, जिसको एक तरह से याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था वो स्टेटस मिला था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 1990 से। लेकिन इसको क्या किया गया था? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको बाइफर्केट कर दिया गया था, जिससे एक बना था NC-SC और एक बन गया था NC-ST। तो जो NC-SC था उसको काउंट किया जाता है आर्टिकल 338 में, और जो अनुच्छेद 338 ए था उसमें काउंट किया जाता है नेशनल कमीशन फॉर ST। और नेशनल कमीशन फॉर ST अब आप देखते हैं 338 ए में है, जो काम करना शुरू करता है सर 19 फरवरी 2004 से। ठीक है, 19 फरवरी 2004 से ये क्या कर देता है? एग्जिस्टेंस में आ जाता है, एग्जिस्ट करने लगता है। ठीक है, उसके चेयरपर्सन रहे हैं कौन? दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। उसके अलावा पंचायत जो पेसा एक्ट था, जो कब आया था? 1996 में। 1996 में आने वाले पेसा एक्ट, ठीक है, पेसा एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इनका योगदान रहता है। ठीक है, पेसा एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इनका योगदान होता है ना। पेसा का फुल फॉर्म पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब लाया गया? तो 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर को ही क्यों लाया गया? क्योंकि ये क्या है? जनजातीय गौरव दिवस है, ट्राइबल प्राइड डे है। 15 नवंबर किसका है? बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, और उलगुलान विद्रोह, ठीक है, खूंटी कट्टी प्रथा, उलगुलान विद्रोह भी किसके संबंध में है? आपके किसके कॉन्टेक्स्ट में है? आपके बिरसा मुंडा के कॉन्टेक्स्ट में। 1899 में विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और महत्वपूर्ण जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे उनमें इसको शुमार किया जाता है, उनमें इसको याद किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव दिवस में 15 नवंबर 2022 को शहडोल से वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हमारे भारत में मध्य प्रदेश में क्या होता है? 15 नवंबर 2022 को पेसा एक्ट की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया कहां से हैं? झाबुआ से। और झाबुआ रतलाम आरक्षित सीट से क्या है? सांसद। ठीक है, यहां से ये सांसद रहे हैं। अब कांतिलाल भूरिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा झाबुआ रतलाम, तो झाबुआ रतलाम जो सीट है वो क्या है? आरक्षित सीट है। वो क्या है? आरक्षित सीट। ठीक है, आरक्षित सीट किस आर्टिकल के तहत होती है? ये भी आपको पता है, आर्टिकल 330 के तहत। 330 के तहत क्या होता है? लोकसभा में सीट क्या होती हैं? रिजर्व की जाती है। लोकसभा में सीट क्या होती है? रिजर्व की जाती है। तो मध्य प्रदेश से जो रिजर्व सीट है, मध्य प्रदेश से जो रिजर्व सीट है, ठीक है, जो रिजर्व सीट है वो भी किसके लिए? फॉर ST। वो कितनी है भाई? वो 6 है। कौन कौन सी है? खरगोन, ठीक है, रतलाम, झाबुआ, शहडोल, बैतूल, धार और मंडला। ठीक है, ऑल दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर ST इन लोकसभा। ठीक है, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये 6 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। और उसके अलावा 4 सीटें और हैं जो SC के लिए आरक्षित है। ठीक है, किसके लिए? SC के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, चलो भाई, SC के लिए जो 4 सीटें आरक्षित हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, D, T, ठीक है, B और U। चलो भाई, ये 4 सीटें हैं जो SC के लिए आरक्षित है। ठीक है, 4 सीटें जो हैं SC के लिए आरक्षित है। कौन कौन सी आरक्षित सीटें हैं SC के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, वो आपको बताना है। मैंने आपको हिंट दिया है, हर एक नाम का पहला अक्षर, हर एक सिटी का पहला अक्षर मैंने लिख दिया है। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है? यहां पर लिखना है। मान लीजिए इसी तरह का एग्जाम आ जाए तब क्या हो? ठीक है, मान लीजिए इस पैटर्न पर भी एग्जाम आ जाए तब क्या हो? उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है,
क्योंकि वहां पर आप ये नहीं कहोगे कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछने को नहीं बोला था, ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे, है ना। नेक्स्ट अगला नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते का। फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं ये मंडला से सांसद रहे हैं, मंत्री भी हैं, ठीक है, इस्पात मंत्री रहे हैं, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री रहे हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय पर भी मंत्री रहे हैं, ठीक है। तो फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से। चलो एक नाम है और बहुत फेमस नाम है वर्तमान मध्य प्रदेश में, उमंग सिंघार का। उमंग सिंघार वर्तमान जो मध्य प्रदेश की लोकसभा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा है, जिसको हम कहते हैं 16th विधानसभा, 16वीं विधानसभा। अब ये जो 16वीं विधानसभा है, इस 16वीं विधानसभा जिसके चुनाव कब हुए थे 2023 में, उस 2023 में आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, ठीक है। लेकिन जो हमारे मामा थे वो बेचारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वर्तमान में कृषि मंत्री बने हुए हैं, लेकिन वो भी केंद्र में। लेकिन राज्य में नया सत्ता परिवर्तन हुआ और नए लीडर आपको देखने को मिले, मोहन यादव सीएम आए, ठीक है। उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कौन है एमपी का, वो यही है उमंग सिंघार, ठीक है। उमंग सिंघार कहां से विधायक हैं, तो गंधवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके विधायक हैं। गंधवानी कहां आता है, धार में आता है, ठीक है। और यहां पर याद रखना है, धार से एक और पर्सनालिटी हमने पीछे पढ़ी हुई है, वो कौन सी थी, वो जमुना देवी थी, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी बनाई गई थी, ठीक है, जिनको बुआ जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये नाम हो गया उमंग सिंघार का। इसके बाद कुछ अदर पर्सनालिटीज हैं। इस अदर पर्सनालिटीज में यदि आप देखें तो एक नाम मिलता है ठक्कर बापा का, ठीक है। ठक्कर बापा का जो पुराना नाम है, वो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, अमृतलाल, ठीक है, अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर थे, यानी संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। क्या है, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। बत्तोबाई ग्वालियर से संबंधित है, गुड़िया शिल्प से, ठीक है। ये छोटा सा नाम, छोटा फैक्ट कभी पूछ ले तो याद रखिएगा। उसके अलावा बालेश्वर प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद का जो जन्म हुआ था सर, ये इटावा में हुआ था। कहां हुआ था सर, इटावा में। लेकिन इन्होंने काम कहां पर किया, काम किया आगे झाबुआ में, ठीक है, झाबुआ में इन्होंने काम किया। और झाबुआ में काम किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भील और भिलाला जनजाति जैसे लोगों को, इनके जीवन स्तर को सुधारने और इनको एक तरह से संगठित करने का प्रयास किया था, ठीक है। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, भीलों का गांधी कहा जाता है, गांधी ऑफ भील्स कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इटावा में जन्म हुआ, झाबुआ में काम किया, भील जनजातियों के लिए काम किया, इसलिए इसको भीलों का गांधी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला नाम है शांति परमार एवं रमेश परमार को, ठीक है। शांति परमार एवं रमेश परमार जनजातियों से संबंधित नहीं है, लेकिन इनको पद्मश्री मिला था, झाबुआ से संबंधित है, गुड़िया शिल्प से। और याद रखिएगा पद्मश्री कब मिला था, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, पद्मश्री कब मिला था ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। उसके अलावा एक नाम है, फेमस है, जनजातियों से संबंधित है, लहरी बाई, ठीक है। लहरी बाई किससे संबंध रखती हैं, लहरी बाई कौन सी जनजाति से हैं, तो लहरी बाई बैगा जनजाति से हैं, पहली चीज, ठीक है। कौन से जिले से हैं, तो डिंडौरी से, ठीक है। कौन से जिले से हैं, तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, ये बैगा जनजाति से रिलेट करती है, ठीक है। श्री अन्न का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था, ठीक है। श्री अन्न का इनको क्या बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये लहरी बाई का नाम भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ओके। ये लहरी बाई का नाम भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग सारी जो ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इन ट्राइबल पर्सनालिटीज को आप पढ़िएगा, एक बार दो बार इनको रिवाइज करिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी चीजें यहाँ पर आपको नहीं समझ में आती है, कुछ ऐसा लगता है कि ये और भी ट्राइबल इसमें ऐड करी जा सकती हैं, उनको भी आप हो सके तो ऐड कर लीजिएगा। लेकिन जो चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं उनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। 16 फरवरी को यदि यहाँ से हो सकता है 2 क्वेश्चन भी मिल जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब ऐसा कुछ बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितनी चीजें मैंने इस क्लास में बोली हैं, इस पूरे लेक्चर में मैंने बोली हैं, इस लेक्चर से यदि 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएं परीक्षा में तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी,
ठीक है, क्योंकि आप हर बार देख रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के टाइम पर या कह सकते हैं परीक्षा में यहां से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग रोकेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक लेक्चर जो हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में और आपको देखने को मिलेगा, उसमें हम मध्य प्रदेश की जो पर्यटन स्थल हैं उनकी बात हम लोग अब आपसे यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, एक जो आपके मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है, सॉरी मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस है, उसका लेक्चर भी आपको मिलेगा। तो ऐसे करके कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो बने रहिए एमपीपीएससी स्टडी IQ पीसीएस के साथ, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और तैयार होइए आपके 16 फरवरी के लिए। 12 बजे 16 फरवरी को जब एग्जाम देके निकले, हंसते मुस्कुराते हुए निकले, इसी सोच के साथ आपको अभी से पढ़ना है और 12 बजे 16 फरवरी को बिल्कुल एक लंबी सी मुस्कान के साथ, एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हम बाहर आएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा हमारा सोचना है और ऐसी हम पूरी तरीके से कामना भी करते हैं। ओके, थैंक यू।